Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to ZRF. कैसे हैं आप सब? अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज है लेक्चर नंबर 11 जो टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 11 है। उसके पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट एक साथ चेक कर सकते हैं। एंड हमारी एक मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है MTS करके, तो उसमें भी 13 और 14 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है अभी तक तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप ये मॉक टेस्ट सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी PDF और क्विजेस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। चलो अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University, Maharashtra. I had qualified both NET and SRF. आज का जो टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, मीन्स जो हार्ट डिजीज़ेस होती हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती है उनको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में। स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता क्या है? तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इज़ अ जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग डिजीज़ ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। स्पेशली जो हार्ट से रिलेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं और हार्ट, उन ऐसे रिलेटेड डिजीज़ को बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। CVD मीन्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को शॉर्ट में CVD भी बोलते हैं। CVD इंक्लूड्स कोरोनरी हार्ट डिजीज़, CAD कोरोनरी हार्ट डिजीज़ सच एज एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एंजाइना पेक्टोरिस इसको पूरा बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एंजाइना मीन्स जब हार्ट में या चेस्ट में लेफ़्ट साइड पे पेन होता है, जब एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तब जो चेस्ट पे पेन होता है उसको बोलते हैं एंजाइना। एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज़ द हार्ट अटैक कंडीशन। जब हार्ट अटैक की कंडीशन होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो ये हिंदी में भी है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, टाइप्स क्या क्या है, क्योंकि हार्ट जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अगर है वहाँ पे दिया था हार्ट एंड ब्लड से रिलेटेड ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं बट जो ब्लड वेसल्स से रिलेटेड डिजीज़ हैं पहले उनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, आर्टरी मीन्स जिनसे ब्लड फ्लो होता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या है? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज़। क्योंकि आर्टरी है, आर्टरी से ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट जब पंप कर रहा है ब्लड तो ब्लड जो है आर्टरी से फ्लो कर रहा है। यहाँ पे है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ये होता है जब ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है या फिर आर्टरी में कोई क्लॉट आ गया है, ब्लॉकेज आ गया, जैसे हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड और वो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो आर्टरीज में पेन होता है उसको बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज़, डिजीज़ ऑफ द ब्लड वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द आर्म्स एंड लेग्स। वो आर्टरीज जो लेग्स और आर्म्स में ब्लड सप्लाई करती हैं, उन आर्टरीज में अगर कुछ क्लॉट आ गया या ब्लॉकेज हो गया, उनकी वजह से आर्म्स में और लेग्स में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, तब जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। क्योंकि जो हैंड एंड लेग्स में जो आर्टरीज होती हैं या इनको पेरिफेरल बोलते हैं, जैसे वो CD में है पेरिफेरल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट एंड सेफेलोकॉर्डल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल मीन्स पेरिफेरल ही तो आता है उसमें, हैंड मूवमेंट एंड यही सब बताते हैं ना उसमें। तो यही है कि जब आर्म्स और लेग्स जो है वो पेरिफेरी में आते हैं तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जो आर्म्स और लेग्स में जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लॉट हो गया, कोई ब्लॉकेज हो गया, तो उनको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़। देन आता है सेरेब्रो वैस्कुलर डिजीज़। सेरेब्रो इज़ अ टर्म रिलेटेड टू ब्रेन, कि ब्रेन का एक पार्ट है ना सेरेब्रो। तो डिजीज़ ऑफ ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन, ऐसे वो ब्लड वेसल्स जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं बट ड्यू टू सम इन्फ्रैक्शन या कोई इम्पेयरमेंट या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा है, ऐसे कंडीशन में स्ट्रोक्स आने के भी चांसेस होते हैं, मीन्स हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आते हैं। तो
उस डिजीज़ को बोलते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़। जब ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचेगा, और ब्रेन जो ब्लड पहुंचता है अपने साथ ग्लूकोज लेके जाता है, वहीं से ब्रेन को एनर्जी मिलती है। अगर ब्लड नहीं पहुंचा मीन्स एनर्जी नहीं पहुंची, तो ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप कर जाएगा और वहाँ से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन आता है रीनल आर्टरी स्टोनिस, मीन्स ऐसी आर्टरीज जो रीनल मीन्स किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं, और उन आर्टरीज़ में अगर स्टोन हो गया या फिर क्लॉटिंग हो गया, ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से किडनी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, और उस टाइम जो ब्लड ये वेसल्स की वजह से प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं रेनल आर्टरी स्टेनोसिस। ये हिंदी में है, तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था कि जो ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, अब यहाँ पे है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसमें हार्ट से रिलेटेड मीन्स प्रॉपरली हार्ट से रिलेटेड है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो मीन्स हार्ट, मायो मीन्स मसल्स। जो कार्डियक मीन्स जो हार्ट के मसल हैं, अगर हार्ट के मसल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस डिजीज़ को बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। देन आता है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। हाइपरटेंसिव मीन्स हाइपरटेंशन, हाई बीपी। तो हाई बीपी या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की वजह से तो ब्लड हार्ट में जो ब्लड पंप करने से या हाई बीपी से जो भी प्रॉब्लम आती है हार्ट में, उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। देन आता है हार्ट फेल्योर, अ क्लिनिकल सिम्टम caused by the inability of the heart to supply sufficient blood to the tissue to meet their metabolic requirements। अब ये ब्लड सप्लाई सफिशिएंटली क्यों नहीं हो रही है, इसके बहुत सारे रीज़न है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड जो है प्रॉपर, जो हार्ट जो है वो प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, या फिर इसके पहले अभी हमने पढ़ा था जो ब्लड वेसल से रिलेटेड थी, मीन्स जो आर्टरीज़ हैं उनमें कहीं क्लॉटिंग है या कहीं ब्लॉकेज है, उसकी वजह से भी जो ब्लड सप्लाई है वो हिंडर होगी, वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। तो ये कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हार्ट फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होगी नहीं, हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा और बॉडी को या टिश्यूज़ को ब्लड नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट करेगी और इससे हार्ट फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है हिंदी में। देन नेक्स्ट आता है, अभी हार्ट से ही रिलेटेड चल रही है, पल्मोनरी हार्ट डिजीज़। राइट साइड पे जो आर्टरी होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और उस आर्टरी में अगर ब्लड पंप करने में या रेस्पिरेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट डिजीज़। देन आता है कार्डियक डिसरिदम्स, मीन्स कार्डियक मीन्स हार्ट है, डिस मीन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, रिदम्स मीन्स रिदम, जो हार्ट की प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर ब्लड पंप करने की जो रिदम है, कि जैसे हार्ट की 72 टाइम्स बीट करता है, 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है, तो इस बीट में अगर कोई डिसफंक्शन हो रहा है, मीन्स हाई हो रही है या कम हो रही है, तो उसकी वजह से जो रिदम है हार्ट की ब्लड पंप करने की, उसमें एबनॉर्मेलिटी हो रही है, मीन्स हार्ट जो है वो 72 टाइम्स पंप नहीं कर पा रहा है या फिर कम हो रहा है या फिर एक्सेस हो रहा है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं कार्डियक डिसरिदम्स। इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़ मीन्स हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जलन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उनको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़। देन आता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। कॉन्जेनाइटल मीन्स जो हेरिडिटरी होता है या फिर जो बाई बर्थ प्रेजेंट होता है, हेरिडिटरी नहीं कर सकते हैं, मीन्स बाई बर्थ। कॉन्जेनाइटल मीन्स जो बाई बर्थ जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। तो हार्ट में या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है जो बाई बर्थ है, बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। हार्ट स्ट्रक्चर मालफॉर्मेशन एग्जिस्ट एट बर्थ। हार्ट स्ट्रक्चर, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसमें कोई मालफॉर्मेशन है, मीन्स हार्ट में बोलते हैं ना कहीं होल है या वॉल ब्लॉकेज है या फिर जो हार्ट का फॉर्मेशन है वो प्रॉपर अच्छा नहीं है, तो जो बाई बर्थ ही जो प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है हार्ट में उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो ये हिंदी में है। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो है हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट डिजीज़ हैं, उनके हार्ट डिजीज़ के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लाइक कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं ना, कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई डिजीज़ होती है। अगर लाइक डायबिटीज़ हो रही है तो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया,
एंड ब्लड ग्लूकोज इंटॉलरेंसी, ऐसे में बहुत सारे फैक्टर हैं जो किसी एक डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं कि अगर ये फैक्टर्स हैं या ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से प्रॉपर डिजीज़ हो सकती है। तो वही है कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। तो प्रॉपरली इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में। रिस्क फैक्टर फॉर विच इंटरवेंशन हैज़ बीन प्रूवन टू बी लोअर डिजीज़, रिस्क डिजीज़ मीन्स अगर जो कैटेगरी 1 में जो अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे कि कैटेगरी 1 में क्या सिम्टम्स हैं, कैटेगरी 2 में क्या रिस्क फैक्टर हैं, 3 में क्या है, 4 में क्या है, हर एक कैटेगरी को भी प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो कैटेगरी 1 में दिया है कि जो ये कैटेगरी 1 में जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं अगर उनको मिनिमाइज़ कर दिया जाए या जो फैक्टर्स हैं या फिर उन पर कंट्रोल कर लिया जाए, इससे जो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। कैटेगरी 2 में वो भी जो कैटेगरी 2 में भी जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हैं वो भी कुछ हद तक जो हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं उसको कम करने में हेल्प करेगा। देन ये कैटेगरी 3 आता है जो रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद इंक्रीज सीवीडी दैट इफ़ मॉडिफाइड, मीन्स अगर कुछ जो कैटेगरी 3 में जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है उनको हम प्रॉपरली स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं बट उनको मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ चेंजमेंट कर देते हैं उनमें, तो उसकी वजह से भी जो रिस्क है वो कम किया जा सकता है। और जो कैटेगरी 4 में जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं ना ही उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना ही उनको हम प्रॉपरली स्टॉप कर सकते हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर हैं कैटेगरी 4 में, इनसे सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो कैटेगरी 4 में जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हैं इनको हम मिनिमाइज़ भी नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे, ये हिंदी में है, अब हम डिस्कस करेंगे हर एक कैटेगरी वाइज की कौन से कैटेगरी में क्या क्या प्रेजेंट है और किसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैटेगरी 1 में है रिस्क फैक्टर फॉर विच इंटरवेंशन हैव बीन प्रूवन टू बी लोअर। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिनको अगर स्टॉप कर दिया जाए या मिनिमाइज़ कर दिया जाए इससे सीवीडी के चांसेस मीन्स कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले है सिगरेट स्मोकिंग, मीन्स अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसमें हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर वो स्मोकिंग क्विट कर दे तो यहाँ से सिम्टम्स डिसअपियर होने लगेंगे, मीन्स अगर उसने सिगरेट स्मोकिंग कम कर दी है तो सीवीडी के चांसेस, जो सीवीडी डेवलप होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि सिगरेट में कैफ़ीन होता है, निकोटीन होता है जो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है। जब हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड हार्ट पे जो प्रेशर है हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और साथ ही साथ जो सिगरेट है ये जो HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको भी डिक्रीज़ करता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में प्रेजेंट है इसको डैमेज करने लगता है, क्योंकि जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो स्मोकिंग हार्ट रेट बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसको डिक्रीज़ करने लगता है। तो अगर स्मोकिंग क्विट कर दी जाए तो जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के डेवलप होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। जब सिगरेट से जब HDL जब कम होगा, हाई डेंसिटी वाला लाइपोप्रोटीन, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जब ये गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो सिंपल सी बात है बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करेगा। अब जब बैड कोलेस्ट्रॉल जब इंक्रीज़ करेगा, कि कोलेस्ट्रॉल इसमें होता तो फैट ही है, जब ये कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करेगा तो फैट का अमाउंट बढ़ेगा। जब फैट का अमाउंट इंक्रीज़ करेगा तो ये फैट कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर होने लगेगा। जब ये बॉडी में स्टोर होने लगेगा उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। देन आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई बीपी होना, सिंपल सी बात है, हाई बीपी हाइपरटेंशन। अब बीपी हाई होगा तो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये एसोशिएट, और जो हाई बीपी या हाई टेंशन, इसको हाइपरटेंशन या हाई बीपी, ये एसोसिएटेड होता है मेनली कि अगर ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस होता है तो लोगों को गुस्सा आता है। और जो ओबीस पर्सन है, ओवरवेट हैं, उनमें भी साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं तो उनमें भी बहुत जल्दी उनका बीपी हाई होता है। तो ये कुछ काजेज़ हैं। अगर ओबेसिटी कम कर दिया जाए, अगर स्ट्रेस कम हो तो सीवीडी के चांसेस कम हो जाते हैं। थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर, थ्रोम्बोजेनिक मीन्स
कोगुलेट करने वाले, जो ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर। मीन्स अगर सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा हो रही है या फिर कुछ ऐसे मील्स कंज्यूम हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनमें थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर्स हैं या थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर प्रेजेंट हैं, तो उससे ब्लड के जो कोगुलेट होने के चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। अब जब ब्लड के कोगुलेट होने के चांसेस बढ़ेंगे तो ये ब्लड कहीं ना कहीं वेन में कोगुलेट करेंगे। जब ये वेन्स में कोगुलेट करेंगे तो ब्लड की सप्लाई जो है हिंडर होगी। इसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा और सीवीडी के चांसेस बढ़ेंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल में मेनली एलडीएल आता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा, सिंपल ये होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है, बैड क्वालिटी होती है, तो ये थ्रोम्बोसिस फैक्टर, तो इससे फैट बढ़ेगा, तो ये फैट जो है थ्रोम्बोसिस फैक्टर जो है प्रेजेंट है, इनके साथ मिलके ब्लड को कोगुलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारे फैक्टर अगर मिनिमाइज़ किए जाएँ तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो चांसेस हैं वो भी मिनिमाइज होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये हिंदी में है। द नेक्स्ट कैटेगरी 2 आता है। तो कैटेगरी 2 में क्या क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप का एक फैक्टर है जो सीवीडी में नॉर्मल अभी तक हमने जो भी रिस्क फैक्टर पढ़े थे उससे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा डेंजर होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि इससे इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। जब इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, मीन्स फैट में। ये फैट जब बढ़ने लगेगा तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा, फिर ये फैट के साथ लिपिड एबनॉर्मेलिटीज़ बढ़ने लगेंगी, हाइपरटेंशन होगा, ओबेसिटी होगी, जो डायरेक्टली लीड करता है सीवीडी को। देन फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर पर्सन जो है वो फिजिकली इनएक्टिव है और सेडेंट्री लाइफ जी रहा है और एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो इससे ओबेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। वेट गेन करेगा, एलडीएल वेट गेन करेगा जब, देन लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बढ़ेंगे, और जो अगर फिर ये अगर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन फैट्स वगैरह बढ़ रही है तो ये सीवीडी को, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ की तरफ इसके सिम्टम्स हैं, कॉजेज़ हैं कुछ। और अगर फिजिकली पर्सन एक्टिव है तो वेट कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी। एंड देन आता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करेगा तो सिंपल सी बात है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ करेगा, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है हार्ट के लिए अच्छा होता है। अब अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ करेगा तो भी इससे ये हार्ट पे अफेक्ट करेगा। देन आता है ओबेसिटी। फिर ओबेसिटी डायबिटीज़ का भी एक फैक्टर है, अगर ओबेसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते हैं एंड सीवीडी के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि ओबेसिटी होने के साथ, ओबेसिटी मीन्स एक्सेस फैट होना। अब एक्सेस फैट का मतलब क्या है? ग्लूकोज इंटॉलरेंसी होना, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होना, एक्सेस एब्डोमिनल फैट, एब्डोमेन एरिया में एक्सेस फैट एक्यूमुलेट होना, एक्सेस ज़्यादा फैट जमा होना। फिर ये सारी चीज़ें, क्योंकि फ़ैट अगर एक्सेस हो रहा है तो ये सारा फैट क्या है? लाइपोप्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर करेगा। जो मेटाबॉलिज्म है प्रॉपर वर्क, जो प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं होंगे लाइपोप्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो सिंपल सी बात है जब कोई चीज़ मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है, कुछ डिसफंक्शन हो रहा है, तो वो सीवीडी की रिस्क को बढ़ाएगा। देन आते हैं थर्ड कैटेगरी के, हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। देन आता है थर्ड कैटेगरी के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, कि इनमें कुछ चेंजमेंट करके रिस्क को कम किया जा सकता है। तो क्या क्या है? देन आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। मीन्स साइकोलॉजिकली पर्सन को कुछ अगर उसने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो इन सब चीज़ों को काउंसलिंग करके या मीन्स कहीं कुछ और एक्टिविटी करके, कहीं और उसको इंगेज करके साइकोलॉजिकली अगर उसको बिजी रखा जाए और जो भी डिप्रेशन में है या कुछ है तो उसको प्रिवेंट किया जाए, तो इससे सीवीडी के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। देन एलिवेटेड लाइपोप्रोटीन, अगर लाइपोप्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है तो ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़, लाइपोप्रोटीन जो है वो कहीं ना कहीं फैट है ये, और ये फैट कहीं ना कहीं आर्टरीज़ में एक्यूमुलेट करेगा, तो इसको बोलते हैं
कोरोनरी हार्ट डिजीजेज CHD। तो कोरोनरी ये फैट इंक्रीज़ करेगा तो ये ओबिसिटी को भी लीड करेगा कि ओबिसिटी के चांसेस बढ़ेंगे। जब ओबिसिटी के चांसेस बढ़ेंगे तो यहाँ से डायबिटीज़ आएगा तो हाइपरटेंशन आएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर इनको हम लाइपोप्रोटीन को मॉडिफाई करें, मीन्स इसका डाइट में अमाउंट कम कर दें, या फिर HDL मीन्स HDL के सोर्स जो गुड कोलेस्ट्रॉल के सोर्स हैं वो इंक्लूड कर दें, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह डाइट में इंक्रीज़ करें, जिससे ये लाइपोप्रोटीन का है जो अमाउंट वो कम हो, उससे जो CVD के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। एलिवेटेड होमोसिस्टीन अगर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा तो ये वैसोडाइलेशन, लॉस ऑफ वैसोडाइलेशन मीन्स जो ब्लड जो वेसल्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और तो जो वेंस हैं या जो आर्टरीज़ हैं वो थोड़ी सी डायलेट कर जाएंगी, ब्लड प्रेशर कम है तो वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वेसल्स की, आर्टरीज़ की, तो वो अफेक्ट करता है। देन जो ये और होमोसिस्टीन जो ये है जो एंटी कोगुलेंट एजेंट, जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देते हैं, एंटी कोगुलेंट एजेंट जो है जैसे प्रोस्टासाइक्लिक। ये प्रोस्टासाइक्लिक एक एंटी कोगुलेंट है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। तो एंटी कोगुलेंट्स के साथ ये होमोसिस्टीन अफेक्ट करता है। तो एंटी कोगुलेंट जो है उनको इनएक्टिवेट कर देता है, जो कोगुलेंट हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ते हैं तो वो CVD की तरफ एक सिम्टम है। उसके बाद नो अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल जो है वो लीवर पे अफेक्ट करता है, जिससे सारे मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करते हैं, इसीलिए अल्कोहल कंजम्पशन अगर नहीं है तो उसको मीन्स अल्कोहल के कंजम्पशन को कम कर देना चाहिए। देन ये हिंदी में है। नेक्स्ट आता है कैटेगरी 4 कैटेगरी, जिसमें ना ही हम कोई मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। एज मीन्स अगर एज 50 के बाद नॉर्मल एज, ठीक है, तो इसमें अब फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। तो ये क्योंकि इस टाइम बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से CVD के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेल जेंडर, स्पेशली जो मेल होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स में CVD के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनका रेशियो है 9:1, मीन्स 9 मेल होंगे देन 1 फीमेल पे इसका अफेक्ट होगा। 9:1 का रेशियो है वो, इसलिए बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ इन वुमेंस में जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, क्योंकि उनमें मेनोपॉज के बाद जब तक मेनोपॉज नहीं होता है तब तक बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है, बट आफ्टर मेनोपॉज बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए फीमेल्स में जो कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन ज़्यादा नहीं होता है, तो फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं CVD के डेवलप होने के। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली ऑनसेट CVD। फैमिली हिस्ट्री मीन्स अगर पेरेंट्स को बिटवीन द एज ऑफ 40 to 55 या 60 के बीच में हार्ट अटैक्स हुए या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी पेरेंट्स में, देन जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनमें ये CVD के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनका जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स डिसऑर्डर नहीं कह सकते हैं, मीन्स उनके जीन्स में प्रेजेंट है, उनकी हेरिडिटरी है कि उनके पेरेंट्स में था, तो उसका इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग्स पे भी जो उनके बच्चे होंगे उन पे भी पड़ता है। ये हिंदी में है। देन आता है रोल ऑफ फैट इन द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स ब्लॉकेज करना आर्टरीज में, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो फैट का क्या रोल है? कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड आर द मेन फॉर्म ऑफ फैट कैरीड इन द ब्लड। जो ब्लड में जो फैट कैरी होता है उसके मेन फॉर्म होते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। दीज फैट्स और लिपिड्स कम पार्शली फ्रॉम ब्लड, फूड से ये फैट पहले तो फूड से आते हैं, एंड पार्शली फ्रॉम बॉडीज ओन प्रोडक्शन ऑफ लीवर में जो बाइल सॉल्ट बाइल जूस एंड फैट प्रोडक्शन हो रहा है, तो कुछ जो अमाउंट है वो लीवर से आता है, कुछ अमाउंट जो है फूड से आता है। ये अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ये जो फैट लिपिड्स और फैट हैं ये फिर ब्लड के साथ कैरी आउट होते हैं, बट फैट जो है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं,
तो ब्लड के साथ ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो ये आर्टरीज़ में धीरे धीरे कोगुलेट होना या जमा होना इकट्ठा हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ये हिंदी में है। देन एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन होता कैसे है, देखो सबसे पहले ये हेल्दी आर्टरीज़ है, इसमें देखो ये आर्टरी है, ठीक है, इसमें कहीं कोई क्लॉटिंग नहीं है, बट जो ये फिर धीरे धीरे लिपिड इकट्ठे होने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो फूड से आ रहे थे थोड़े एंड कुछ जो है वो जो लीवर से आ रहे थे, तो ये फैट सोल्यूबल होते हैं और ब्लड वाटर सोल्यूबल है, तो ब्लड के साथ मूव नहीं करते हैं ज़्यादा, तो ये कहीं ना कहीं आर्टरीज़ में इकट्ठे होने लगते हैं। स्टार्टिंग स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, इसको बोलते हैं फैटी स्ट्रीक। ये हेल्दी आर्टरी थी, ये है फैटी स्ट्रीक। देन आता है जब धीरे धीरे ज़्यादा स्टार्ट इकट्ठा होने लगते हैं, ये कोर फॉर्मेशन मीन्स यहाँ पे पहले थोड़ा सा इकट्ठा हुआ था, उसके बाद और फैट आते आते आके यहाँ पे इकट्ठा होने लगा, उसको बोलते हैं फाइब्रोफैटी प्लेक। देन उसके बाद देखो ये पूरी आर्टरीज ने कवर कर ली, ये येलो पोर्शन जो है ये फैट का है, ये पूरी आर्टरी कवर कर ली, जिससे ये जो ब्लड वेसल है या ब्लड जो आर्टरी है जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें ये नैरो होती चली गई, पतली होती चली गई, इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्लेक है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। ये जब ब्लड वेसल जो है पतली हो गई, तो यहाँ से अब ब्लड को फ्लो करने में, जब हार्ट ब्लड पंप करेगा बट यहाँ से ब्लड के फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, जिससे हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, इसकी वजह से हार्ट CVD के चांसेस बढ़ते हैं। और हार्ट में जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचेगा, जिससे हार्ट फेल्योर या हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ने लगते हैं। देन आता है कुछ रोल है कुछ न्यूट्रिटिव्स एंड फूड इन द प्रिवेंशन ऑफ CHD, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ जो हैं, तो उनके प्रिवेंशन के लिए कुछ न्यूट्रिएंट हैं, कुछ फूड्स हैं, उनके क्या रोल्स हैं जो हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। ये है सब्सटेंसेस, केमिकल इन्वॉल्व एंड प्रिवेंशन ऑफ CHD। सबसे पहले आता है विटामिन E। तो विटामिन E एज अ एंटीऑक्सीडेंट, केमिकल नेचर में एज अ एंटीऑक्सीडेंट रिएक्ट करता है। प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि ये जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन को रोकता है। देन रिप्लेस करता है प्लेटलेट एग्रेशन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो पीछे अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ये जो ये फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोलते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो विटामिन E जो है, तो विटामिन A जो है ये थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को रोकता है। तो यही दिया है कि जो विटामिन A है ये जो फैट और थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा था इसको प्रिवेंट करता है। देन आता है कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीन, ये भी एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है। इट क्वेंचेज सिंगल ऑक्सीजन एंड रिएक्ट विद फ्री रेडिकल्स जनरेटेड ड्यूरिंग लिपिड पर ऑक्सीडेशन। जब लिपिड का ब्रेकडाउन होता है या लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है तब इसमें से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, तो जब ये कैरोटीन है ये इन फ्री रेडिकल्स के साथ बाइंड कर जाता है और फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट कर देता है या इनएक्टिव कर देता है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये सेल्स को डैमेज करते हैं। तो ये जो कैरोटीन है ये फ्री रेडिकल्स को बाइंड करने में और उनको इनएक्टिवेट करने में हेल्प करता है। देन आता है विटामिन C। विटामिन C एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, क्योंकि विटामिन C जो है वो वुंड को हील करने में, जो डैमेज हैं उनको रिकवर करने में हेल्प करता है। तो सेम यही कहा गया कि इट रिड्यूसेस द डैमेज कॉजेज बाय द फ्री रेडिकल्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लाइक जो लिपिड का ऑक्सीडेशन हुआ तो वहाँ से फ्री रेडिकल्स निकले, यहाँ पे कैरोटीन ने फ्री रेडिकल्स को बाइंड किया, बट अगर कुछ फ्री रेडिकल्स रह गए जिनकी वजह से सेल में डैमेज हुआ तो उस डैमेज को कम करने में विटामिन C हेल्प करता है। देन आता है सोया प्रोटीन, मीन्स सोयाबीन। सोयाबीन में आइसोफ्लेवन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आइसोफ्लेवन्स होते हैं जेनेस्टीन एंड डायटजीन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सोया प्रोटीन में या फिर सोयाबीन में जो आइसोफ्लेवन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं उनके नाम क्या है, तो उनके नाम है जेनेस्टीन एंड डायटजीन। तो इनका क्या काम होता है, जो जेनेस्टीन होता है ये रिड्यूस करता है थ्रोम्बोसिस, वही जो फैट का डिपोजिशन है, फैट के डिपोजिशन को, मीन्स फैट के जो जमा होने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, तो थ्रोम्बोसिस को कम करता है। देन डायटजीन इज़ अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, और डायटजीन है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट का हमने अभी पढ़ा कि जो एंटीऑक्सीडेंट हैं ये फ्री रेडिकल्स को बाइंड करते हैं, सेल को डैमेज होने से बचाते हैं, ठीक है। देन इनहिबिट द प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ आर्ट्रियल स्मूथ मसल, जो आर्टरीज़ के जो मसल्स हैं
या टिश्यूज़ हैं जिनमें अनवांटेड प्रोलिफरेशन मीन्स जो सेल्स का डिवाइडेशन होने लगता है कि सेल ब्रेक हुई, 2 हुआ, 2 से 4, ये मियोसिस माइटोसिस वाली जो प्रोसेस होती है प्रोलिफरेशन। तो ये जो आइसोफ्लावोन्स हैं ये सेल के प्रोलिफरेशन मीन्स सेल का जो डेवलपमेंट हो रहा है उनके ब्रेक होके, और सेल का माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, इन सबको स्टॉप करता है, इन सबको रोकता है। देन नेक्स्ट आता है बीन्स एंड पल्सेस मीन्स दालें और ये फलियाँ। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं, फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं एंड कुछ मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फोलेट होता है। तो ये रिड्यूस करते हैं हाइपरटेंशन, सोल्यूबल फाइबर, लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि पल्सेस हाइपरटेंशन को कम करते हैं मीन्स इनमें सॉल्ट्स नहीं होते हैं, तो ये ब्लड बीपी को कम करते हैं। और उसके बाद जो ये फाइबर्स होते हैं सोल्यूबल फाइबर, ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं मीन्स धीरे धीरे सोल्यूबल है तो ये डाइजेस्ट तो होंगे ही, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और ये अपने साथ ग्लूकोज को बाउंड करके रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके रखते हैं, जिससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। ठीक है। देन आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनमें फ्लेवोनॉल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स स्कैवेंज फ्री रेडिकल्स, क्योंकि इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये भी एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फ्री रेडिकल को बाइंड करते हैं। देन प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट हार्ट डिजीज़, और हार्ट को डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट को हेल्दी रखते हैं। देन आता है गार्लिक। गार्लिक में एलिसिन होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड है जो लहसुन में पाया जाता है, जो रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल मीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि जो एलडीएल है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड ये भी फैट होता है, बैड फैट। तो ये एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं बॉडी में। और कम कैसे करते हैं, बाय ब्लॉकिंग द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, जहाँ से कोलेस्ट्रॉल ये सिंथेसाइज करते हैं, ये एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जहाँ से बनते हैं, उनके जो फॉर्मेशन की साइट है जहाँ से वो फॉर्मेशन हो रहा है, वो साइट को ब्लॉक करके उनके फॉर्मेशन को स्टॉप कर देते हैं। देन आता है हाई फाइबर। हाई फाइबर मीन्स पैक्टिन एंड गॉर्गम, ये हाई फाइबर होते हैं जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, देन ब्लड प्रेशर को कम करते हैं एंड हाइपोकोलेस्ट्रेमिक इफेक्ट। अब कोलेस्ट्रॉल को कम करना मीन्स हाइपो मीन्स कम करना, तो हाइपोकोलेस्ट्रेमिक इफेक्ट होता है। फाइबर ये ग्लूकोज को बाउंड करके रखता है, तो ब्लड प्रेशर भी कम होता है एंड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। देन कुछ टिप्स हैं फॉर एडिंग फाइबर टू द डाइट, क्योंकि फाइबर रिच डाइट होती है तो वो देखो बहुत सारे फैक्टर्स को रिड्यूस करती है, लाइक हाइपरटेंशन कंट्रोल करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करता है। तो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को बाउंड करते हैं और सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है डाइट में एक्स्ट्रा फाइबर होना, हाई फाइबर लेना। तो ये इसके कुछ टिप्स हैं कि हाई फाइबर एक्स्ट्रा फाइबर डाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं। चूज फ्रेश फ्रूट्स रेदर देन प्रोसेस्ड फूड, जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं उनकी जगह पे फ्रेश फूड्स को यूज़ करना। फ्रेश फ्रूट्स लाइक अभी फ्रूट लेना है तो मार्केट से प्रोसेस्ड फूड लाइक जूस ले लिया या उसको ड्राई करके या प्रिजर्व किए हुए फ्रूट्स ले लिए, तो उसकी जगह पे मीन्स कोशिश करें कि जो नेचुरल फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको लें। चूज़ होल ग्रेन सीरियल्स एंड पल्सेस, होल ग्रेन सीरियल्स एंड पल्सेस को इंक्लूड करना डाइट में। ईट स्किन ऑन द फ्रूट लाइक एप्पल एंड पियर्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो एप्पल और पियर्स के छिलके निकाल के फिर उनको खाते हैं, तो कोशिश करें कि उनको छिलके के सहित खाएं। छिलके के साथ जब खाएंगे तो उनमें फाइबर का अमाउंट इंक्रीज़ करेगा। हैव सैलड एवरी डे, कोशिश करें कि हर एक डेली कुछ ना कुछ सैलड ज़रूर खाएँ। चूज़ रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डाइट में इंक्लूड करना। ईट फूड इन द मोस्ट नेचुरली अक्रिंग स्टेट, फूड को जितनी ज़्यादा उनके नेचुरल स्टेट में जो नेचुरली जो प्रेजेंट हैं उस फॉर्म में लेंगे तो उसमें फ़ाइबर एंड और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग होने के बाद बहुत सारे मिनरल्स लॉस हो जाता है। तो कोशिश करें कि जो नेचुरल फूड्स प्रेजेंट हैं या नेचुरली जो फूड नेचर में प्रेजेंट है उनको कंज्यूम करने की कोशिश ज़्यादा करें। यह है हिंदी में भी आप देख लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। एंड थैंक यू। ये है मेरा फेसबुक पेज, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा यूट्यूब चैनल Way2JRF, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।